हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर के करंट अफेयर्स साइंस टेक से रिलेटेड। क्योंकि इससे पहले हमने जून का कर लिया था और उसी समय मैंने कहा था कि आगे जो भी करेंगे हम लोग 3-3 महीने को लेकर चलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए हमारे करंट अफेयर्स। और इसी तरह से जैसे कि आज साइंस टेक का डिस्कशन हो जाएगा, अगली बार इकोनॉमी या इन्वायरमेंट या इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोई भी हो उसको 3 महीने को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग करते हैं ये साइंस टेक का डिस्कशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जूनो स्पेस व्हीकल। तो ये क्या है, ये जाना का जो नासा है उसका स्पेस व्हीकल है और यह जुलाई 2016 में सफलतापूर्वक बृहस्पति की कक्षा ऑर्बिट में प्रवेश करा दिया गया और परिक्रमा प्रारंभ कर दी। ये इसलिए महत्वपूर्ण रहा जुलाई में क्योंकि यह बृहस्पति की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जूनो का लक्ष्य है बृहस्पति की उत्पत्ति व विकास को समझने के लिए। ठीक, इसका लक्ष्य में पहला है जो कि बृहस्पति की उत्पत्ति व विकास को समझना, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, मैपिंग तैयार करना और डीप एटमॉस्फेयर में जल और अमोनिया की मात्रा को मापना। ठीक, ये है कि मतलब कि ये जो जा रहा है उसमें प्रवेश करके इन जो लिखा हुआ है इन सभी का पता लगाए, जैसे उसकी विकास की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके चुंबकीय क्षेत्र हैं जैसे कि उसका पता लगाएगा और वहाँ के मतलब एटमॉस्फेयर में जल है, अमोनिया की मात्रा कितना है इसका पता लगाएगा और फिर ध्रुवीय ज्योति जिसे अरोरा कहते हैं उसका भी यह निरीक्षण करेगा। तो फिर जूनो बृहस्पति के बादलों के शीर्ष 5000 किलोमीटर ऊपर से बृहस्पति के ध्रुव से ध्रुव तक परिक्रमा करेगा। ठीक, तो जो ये जूनो है वो ऊपर से 5000 किलोमीटर ऊपर ही रहेगा और वो मतलब परिक्रमा करेगा उसका। यह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक टोटल 20 मंथ कार्य करेगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने 20 मंथ लिखा है तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। और कृपया इस पे ध्यान दीजिए कि यह 20 मंथ मैंने लिखा है। ठीक, जो इसके आगे हम लोग देख रहे हैं जूनो से पहले सन 1995 तक 2003 तक गैलीलियो प्रो बृहस्पति की परिक्रमा की थी। जैसे कि अगर पूछा जाए कि इससे पहले जो था जूनो से पहले भी कोई गया था, तो हाँ क्या था, वो था गैलीलियो प्रोब जो 1995 से 2003 तक परिक्रमा उसका किया था। ठीक, तो ये रहा जूनो के बारे में। ठीक, यहाँ पे उसी का जो है प्रोब है जो गैलीलियो प्रोब है को अपने मिशन में बृहस्पति के चंद्रमाओं, जैसे बृहस्पति के जो है उसमें सबसे ज़्यादा बृहस्पति के ही चंद्रमा है, मतलब कि उसके उपग्रह जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो उसमें यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो पर खारे पानी का सबूत मिले थे। जो गैलीलियो प्रोब है इसके द्वारा जो बृहस्पति के उपग्रह हैं उसके निम्नलिखित उपग्रह हैं जो उस पर इसने खारे पानी का सबूत का पता लगाया था, इसके द्वारा पाया गया था। ठीक, तो ये है जूनो। और देख लेते हैं कि जूनो को 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था। तो ये हम लोग देख लिए जूनो के बारे में कि जूनो क्या है और ये कहाँ पे गया है, क्या करेगा, बृहस्पति पे जाके क्या क्या करेगा, इन गतिविधियों को हम लोग देख लिए, इसके एक्टिविटीज़ को। तो ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है क्योंकि मतलब कि इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके मतलब जो अंदर की बात जैसे गहराई तक जो है उसको हम लोग जानेंगे कि उसको ध्यान में रखेंगे जो इसके लक्ष्य हैं और ये कितने, जैसे कि ये पूछ सकता है कि 5000 ऊपर कितने किलोमीटर ऊपर रहकर यह कार्य करेगा। तो फिर ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं अकीला। ये क्या है, फेसबुक के दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की एक योजना या कार्यविधि। यह अकेला है, काफ़ी फेमस रहा यह क्योंकि इस पर मतलब वाद विवाद हो गया था हमारे
जो ट्राई है उससे, तो उसने प्रतिबंध लगा दिया। आगे इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, सीधे सीधे अगर पूछा जाए अकेला क्या है, तो ये फेसबुक, जैसे फेसबुक क्या करेगा कि विभिन्न जो वायुयान है, कृत्रिम उपग्रह है और बेतार संचार प्रणालियों के द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने का एक योजना के तौर पे अकेला है। ठीक, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि फेसबुक ने अकेला परियोजना को फ्री बेसिक्स इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया। तो इसका जो नाम है फ्री बेसिक्स इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नाम दिया। गरीब क्षेत्रों में इंटरनेट का संकुचित संस्करण उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले दूर दराज क्षेत्र, गरीब क्षेत्र में इसका जो है विस्तार होगा, जहाँ पे इंटरनेट सुविधा नहीं पहुँच पा रही है किन्हीं कारणों के वजह से, दूर पहाड़ी इलाके, तो वहाँ तक ये क्या करेगा कि वहाँ तक अपने वायुयानों से, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि किससे, तो ये जो वायुयान है, कृत्रिम उपग्रह है, बेतार संचार प्रणालियों के द्वारा ये उपलब्ध कराएगा। तो इस पे है कि जैसे हमने पहले कहा कि ये ट्राई ने इस पर नेट न्यूट्रलिटी पर 2016 में प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पे भी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, और यहाँ पे मिट गया है कि प्रतिबंध, प्रतिशत दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रतिबंध लिखा है, प्रतिबंध लगा दिया। और जो इसका ट्राई भी है, ट्राई का भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि जो संस्था है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है आजकल जो एग्ज़ाम है, तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग का ये रहा अकेला। अकेला क्या है उसके बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का सर्वाधिक नवीन साझा पूर्वज है। जैसे कि एक शब्द में अगर आया क्वेश्चन लूका क्या है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सर्वाधिक नवीन साझा मतलब कि यह अब तक पाए जाने वाले जितने भी जीव सर्वाधिक जो नवीन है ये है। जैसे कि सबसे पहले अगर कहा जाएगा तो इसको माना गया है। ठीक, तो इसका लूका का जो फुल फॉर्म लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, इसी को शॉर्ट में लूका कहा गया है। तो इसको लेकिन इसे प्रथम जीव नहीं माना जाएगा जीवन, जैसे कि, लेकिन इसके बावजूद भी इसे प्रथम जीव नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी खोज जारी है और अभी पूर्णतः यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वो प्रथम जीव है, तो इसे नहीं माना जाएगा। जीवन के 3 प्रमुख डोमेन है यहाँ पे, में से 2 जीवाणु और अक्रिया के अनुवांशिक लक्षण लूका से मिलते हैं। जैसे कि जो किसी भी जीवन के लिए, जीव के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसमें से 3 महत्वपूर्ण होता है डोमेन, उसमें से 2 जीवाणु और अक्रिया के अनुवांशिक लक्षण लूका में देखे गए हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें लूका में क्या क्या पाया गया है, क्या अनुवांशिक डीएनए के तौर पे क्या क्या है, तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं न्यू होरिजन मिशन। यह नासा का मिशन प्लूटो और कुपरवेल के अध्ययन से संबंधित है। जो न्यू होरिजन मिशन है नासा का है, और ये प्लूटो और कुपरवेल क्या होता है, कुपरवेल वो होता है जो, जैसे कि हमारा सौरमंडल जहाँ पे जो लास्ट प्लूटो ग्रह है, प्लूटो तो अब ग्रह की श्रेणी से हट गया है, लेकिन वहाँ के जो अंत हो रहा है, तो उस जो सर्कल वहाँ से, तो उसको हम कुपरवेल के तौर पे जानते हैं। और उसके बाद हमारा बाह्यमंडल, मतलब कि सौरमंडल वहाँ आखिरी सीमा उसे कह सकते हैं, तो उसे कुपरवेल के नाम पे जाना जाता है। और इसके अध्ययन के लिए न्यू होरिजन मिशन भेजा गया। तो ये है कि न्यू होरिजन मिशन अब प्लूटो की यात्रा कर कुपरवेल से आगे अन्य लक्ष्य की ओर रवाना हो जाएगा। जैसे कि इसका अब ये अन्य लक्ष्य की ओर रवाना हो जाएगा, मतलब कि उससे आगे बढ़ जाएगा, वो है 2014 MU69। तो ये 2014 MU69 क्या है, 2014 MU69, तो ये क्या है, यह न्यू होरिजन मिशन का अगला लक्ष्य है जो नासा द्वारा भेजा गया था। उसका
लक्ष्य है। ठीक, तो ये है कूपर बेल्ट से आगे जाने का लक्ष्य। तो इसको भी हम लोग जानेंगे इसके कि 2040 MU-69 क्या है और न्यू होराइजन मिशन किससे संबंधित है। अब देख रहे हैं हम लोग सोलर पावर ट्री किसके द्वारा विकास, ये सोलर पावर ट्री जो है तो इसमें ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यह वैज्ञानिकों के एक औद्योगिक अनुसंधान CSIR द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक, तो CIR की प्रयोगशाला CMERI, जिसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। तो हम लोग इसमें देख लें कि CSIR क्या है। यह 1942 में स्थापित वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त निकाय, जैसे कि CSIR का जो फुल फॉर्म होगा वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। तो एक स्वायत्त निकाय है। यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि यह एक मतलब कि ऑटोनोमस बॉडी है और यह भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। जैसे भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान विकास का संगठन कौन है, तो उसे ये CSIR को ही हम लोग कहेंगे। यह पूरे देश में फैले 37 प्रयोगशाला और 39 फील्ड स्टेशनों या विस्तार केंद्र चलाता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस हम लोग को ये जानना है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। और सबसे ये भी आप लोग जान लीजिए कि जो इसका चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। और यह प्रौद्योगिकी जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यह 1860 के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन स्थापना तो 1942 में हुई, लेकिन 1860 में एक मतलब इसको पंजीकृत किया गया था, उस अधिनियम के तहत ये कार्य करता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण हम लोग के लिए याद करना है वो है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका चेयरमैन हमारे PM होते हैं और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित होती है। और किस पंजीकरण द्वारा पंजीकृत है, यह 1860 के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ठीक, तो इसको हम लोग जान लें। ये इसकी एक बॉडी है जो लेबोरेटरी है। तो CMERI ने सोलर पावर ट्री का विकास किया है। इसको हम लोग देख लेते हैं। यह ऊर्जा उत्पादन करने की एक नवीन तरीका है। जो सोलर पावर ट्री है वो ऊर्जा उत्पादन करने की एक नवीन ट्री है। और 5 किलोवाट सोलर पावर ट्री 4 वर्ग फुट से कम भूमि की आवश्यकता। जैसे अगर 5 किलोवाट की अगर हमें बिजली उत्पादित करना है तो उसके लिए 4 वर्ग फुट से भी कम भूमि रहती है। लेकिन जो पुराना था, जो हमारा सोलर प्लांट रहता था, वो जैसे इतने ही एनर्जी उत्पादित करने के लिए वो 400 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी 4 वर्ग फुट और 400 वर्ग काफ़ी अंतर है। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है विकास के तौर पे। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कम स्पेस में और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह इसी के आगे है कि जो सोलर पावर ट्री है यह पारंपरिक और ऊर्जा से ऊंचाई में भी ज़्यादा है। जैसे कि यह जो है पारंपरिक, जैसे कि पहले जो सौर ऊर्जा था उससे ऊंचाई में, क्योंकि ट्री है तो लंबा होगा ही। ठीक, तो 1 घंटा ज़्यादा सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर सकता है। तो जैसे लंबा है तो ज़्यादा ऊंचाई तक रहेगा तो सूर्य के संपर्क में रहेगा तो 1 घंटा ज़्यादा सूर्य प्रकाश प्राप्त कर सकता है। और यह 10 से 15% अधिक शक्ति है। मतलब कि जो 1 घंटा में ये ज़्यादा वर्क करेगा तो वो 10 से पहले की अपेक्षा 10 से 15% अधिक यह विद्युत शक्ति मतलब कि सौर ऊर्जा इकट्ठा कर सकता है। और इसमें स्वतः सफाई के लिए वाटर स्प्रिंकलर लगे रहते हैं।
ठीक, तो हम लोग देख लिए सोलर पावर ट्री के बारे में, CSIR के बारे में, और यह किस तरह से कार्य करता है, इसके बेनिफिट क्या है, तो ये देख लिए हम लोग। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हमारे महत्वपूर्ण है कि स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण। यह श्रीहरिकोटा जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया और इसके साथ ही भारत स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। ठीक, तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि इसके तहत जो है भारत चौथा देश बन गया है। और इससे पहले कौन था? इससे पहले जो तीसरे 3 देश हैं, USA है, रसिया है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मतलब जो UAE है वो है। ठीक, तो इसको ये महत्वपूर्ण है हमारी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है स्क्रैम जेट का प्रक्षेपण परीक्षण। आगे हम लोग इसके विशेषताओं को देखते हैं। तो विशेषताओं में है कि स्क्रैम जेट वायु ग्रहण करता है और दहन से पहले ग्रहण की जाने वाली वायु को बलपूर्वक संपीड़ित करने के लिए ATV का उपयोग करता है। ठीक, तो ये क्या है? ATV जो है ये मतलब कि खुद से, जैसे कि एक व्हीकल होता है, जैसे कि व्हीकल के तौर पे जो होता है चार पहियों वाला, ये तो लेकिन इससे पहिया नहीं है, लेकिन ये आंतरिक जो है आंतरिक ऊर्जा से ये स्वयं को संपीड़ित करने के लिए बलपूर्वक वायु ग्रहण करती है। इसे वायु श्वसन करने वाला इंजन भी कहा जाता है। इस तरह जो करती है इसके कारण क्या कहा जाता है? इसे वायु श्वसन करने वाला इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन ईंधन का दहन करने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो जैसे कि इसके अंदर जो ईंधन रहते हैं, फ्यूल रहते हैं, वो रहता है नाइट्रोजन के रूप में, लेकिन उसका उसके मतलब दहन करने के लिए उसमें इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसे वायु श्वसन करने वाला इंजन भी कहा जाता है। ठीक, अब स्क्रैम जेट इंजन केवल पराध्वनि गति पर ही दक्षतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। जो स्क्रैम जेट है केवल पराध्वनि गति पर ही, जैसे कि उसकी जो गति रहती है वो काफ़ी तेज रहती है और उससे धीमी गति पे कार्य नहीं कर सकते हैं, उसी पे कार्य करेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी AUCSC। ठीक, तो इसको हम लोग देख लिए हैं, इसको देख रहे हैं। ये क्या है? यह इसके अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों को इस प्रकार अभिकल्पित या बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोयले की कम मात्रा का उपयोग हो और CO2 का उत्सर्जन भी कम हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोयले की कम मात्रा हो, और जैसे कि जो कोयले की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, और इसीलिए जो हमारी विकासशील कंट्रियां हैं, तो वो विकसित कंट्रियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि विकासशील कंट्री में ज़्यादातर कोयले का उपयोग किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या ज़्यादा प्रति व्यक्ति पोल्यूशन मतलब कि जो पॉल्यूशन ही यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब इस तरह से अगर बन जाएगा तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि ये अगर कोयला का भी उपयोग करें तो उसमें CO2 का जो उत्सर्जन भी कम हो। तो ये महत्वपूर्ण है एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ये है ताप विद्युत संयंत्रों के लिए। अब हम देख रहे हैं प्रोक्सिमा B। यह हाल ही में खोजा गया पृथ्वी जैसा ग्रह है। तो ये अगर सिंपल तौर पे क्वेश्चन आएगा कि प्रोक्सिमा B क्या है, तो यह जो है पृथ्वी जैसा ही ग्रह है, जिसे मतलब कि वही हाल ही में, जैसे कि अगस्त या जुलाई सितंबर में खोजा गया है 2016 में। तो यह हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर उसके गोल्डीलैक्स जोन में परिक्रमा करता है।
तो हम लोग जान लें कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन कोई मतलब होता है जैसे कि किसी भी अगर तारा है और कोई भी उपग्रह है उसके, तो उसके बीच की मतलब दूरी इतनी हो ताकि वो उस पर जल भंडारित हो, मतलब जल सुरक्षित रह पाए। अगर अगर दूर रहेगा, अगर किसी जैसे कि पृथ्वी ही है, अगर ये गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत आती है। क्योंकि अगर जैसे कि अगर बुध के समान होता जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पे तो ये मतलब कि इतना तेज रोशनी रहती है, इतना प्रकाश रहता है, ताकि वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जब दूर हो जाएगा ये, तो फिर वहाँ पे बर्फ़ जैसे नेपच्यून है, ये सब हैं, तो इस पे बर्फ़ ही जमा रहेगा। तो गोल्डीलॉक्स जोन उसे ही कहेंगे जो एक मतलब जहाँ पे जीवन की ऐसी स्थिति, किसी भी ग्रह की ऐसी स्थिति जहाँ पे पानी मतलब कि तरल अवस्था में रहे, और जो जीव के लिए एक बहुत ही एक सुलभ वातावरण कह सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ। तो यह हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर उसके गोल्डीलॉक्स जोन में परिक्रमा करती है। तो जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है उसका यह परिक्रमा करती है, और यह अपनी परिक्रमा 11 दिन में पूरा कर लेती है। तो जैसे फ्रेंड्स हमारे यहाँ 365 दिन का एक साल होता है, तो यहाँ पे रहेगा 11 दिन में ये लोग हैप्पी न्यू ईयर मना लेंगे। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये है पावा सेल। पावा सेल्स क्या है? पावा सेल्स नामक मिर्च आधार, मतलब ये मिर्च का नाम है। ठीक, यह मिर्च का नाम है, और यह गैर घातक युद्ध शस्त्र पैलेट गन के स्थान पर लाया गया है। तो पैलेट गन की जो है बहुत ही मुद्दा जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे इसके उपयोग पे वहाँ पे जन विद्रोह हुआ, मतलब कि सब ने विरोध किया इसका। तो इसके एक सॉल्यूशन में जिसे विकसित किया गया है उसे पावर शस्त्र है। तो उसको गैर घातक, मतलब इससे जैसे कि किसी को तुरंत जलन टाइप का हो सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा हानि नहीं हो सकता है। इस जो शस्त्र है इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। तो यह जो मिर्च आधारित है, इस मिर्च से बनाया गया है। ठीक, तो ये जो पावा है इसका पेलागोनिक एसिड वनीलित एमाइड है। इसका फुल फॉर्म है पेलागोनिक एसिड वनीलित एमाइड। इसे नोनिवामाइड भी कहा जाता है। तो ये मतलब मिर्च पे है, मिर्च से बनाया गया है, और ये पैलेटिगन गन के स्थान पे इसे लाया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्रीय जो करेंट अफेयर है उस पर, जैसे कि जो विवाद में रहता है तो उसके एक पहलू को कभी मतलब पूछ देता है। तो इसको भी आप लोग पावर सोर्स को याद रखिएगा। ठीक, हम देख रहे हैं आगे कुष्ठ रोग टीका लेप्रोसी वैक्सीन। इसे भारत में मेड इन इंडिया अर्थात भारत में बनाया गया है इसको। तो ये टीका का जो भारत में बनाया गया उस टीके का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP। इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है उसके द्वारा लेप्रोसी वैक्सीन को बनाया गया, और इसको माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी यानी MIP नाम दिया गया है। तो जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है सिर्फ ये कि MIP क्या है। ठीक, या फिर कुष्ठ रोग के लिए जो टीका भारत के द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा। तो संस्थान को भी जानना जरूरी है। तो आप लोग इन विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं GSLV 505। ये क्या है? ये इनसेट 3DR है। यह यान, मतलब ये जो है जो GSLV है यह यान है, और इनसेट 3DR है यह उपग्रह है। तो GSLV 505
GSLV F-05 अंतरिक्ष यान द्वारा इनसैट 3DR उपग्रह को सफलतापूर्वक जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये जो है तो हम लोग को यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO क्या होता है। तो GTO जैसे कि वो स्थान होता है जो मतलब कि पृथ्वी की जैसे कि अपोजी ओपेरेजो है उसके बीच की जो दूरी होती है, मतलब कि लगभग 36,000, जिसे हम लोग आमतौर पर लेते हैं, तो उस वहाँ पे इसे स्थापित किया जाएगा। और फिर ये इसे जो है हमारे अक्षांशीय सीमा, मतलब अक्षांशीय जो रेखा है उसके तरफ झुकाव रहेगा इसका। तो ये इसे ही जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि और ये जो है 36,000 कुछ है, 36,784 किलोमीटर है, तो उसके दूरी के इस पे रखा जाता है। तो ये है जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो इसको किस रखा गया है, इनसैट 3DR को, और किसके द्वारा, GSLV F-05 के द्वारा। और है इनसैट 3DR, यह एक उन्नत मौसम संबंधी उपग्रह है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में नमी, तापमान और ओजोन की मात्रा में क्षैतिज परिवर्तन के मैपिंग में सक्षम होगा। जैसे ये इसका जो कार्य है वो है तापमान और ओजोन, मतलब कि वायुमंडल की नमी, तापमान और ओजोन की मात्रा को भी यह मैपिंग करेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। GTO और GSLV F-05 इनसैट 3DR आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं, यह भारत की भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 10वीं उड़ान है। जो ये यान है वो 10वीं है, व्हीकल 10वीं है और सफल है। और GSLV में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ यह तीसरा सफल प्रक्षेपण है। और जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है उसके अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह तीसरा, अब तक हम लोग तीसरा सफल प्रक्षेपण GSLV F-05 छोड़ के तीसरा हम लोग सफल प्रक्षेपण करने में समर्थ रहे क्रायोजेनिक इंजन के। आगे हम लोग देख रहे हैं 3 चरणों वाला इस वाहन में अंतिम चरण में क्रायोजेनिक, जैसे 3 चरण में रहता है, जैसे ठोस, द्रव और तो एक में रहता है। तो ऊपर क्रायोजेनिक है, फिर उसके नीचे अन्य है। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं कि बराक 8, जैसे कि हम लोग एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो भी मिसाइल से हैं तो ये किस टाइप के हैं, ज़्यादा इसके बारे में विस्तृत नहीं पूछता है, लेकिन ये किस टाइप के हैं, सतह से सतह, सतह से हवा, हवा, इस तरह से हम लोग को मिलान करने के लिए पूछ देता है। तो उस समय ये जुलाई के न्यूज़ में भी महत्वपूर्ण, मतलब कि यह सितंबर के न्यूज़ के लिए महत्वपूर्ण रहा है, उस समय आया था। तो ये मतलब कि इसको एक बार ध्यान दीजिएगा कि बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और मिका मिसाइल हवा से हवा में मार करती है। जो मिका मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करती है, और बराक जो है सतह से हवा में। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं ओसिरिस रेक्स क्या है, यह मानव रहित अंतरिक्ष यान है। यह नासा का पहला क्षुद्र ग्रह नमूना चयन है मिशन होगा। ठीक, जो यह ओसिरिस रेक्स पृथ्वी के नज़दीक स्थित क्षुद्रग्रह वेनु के अनुसंधान के लिए प्रक्षेपित किया गया है। तो यह नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, और यह मानव रहित अंतरिक्ष यान है। और ये वेनु जो क्षुद्र ग्रह है वह उसके लिए, उसके अनुसंधान के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, ओसिरिस रेक्स क्या है। ठीक, तो यह वेनु ग्रह के लिए छोड़ा गया अनुसंधान के लिए। ठीक, हम आगे देख रहे हैं फास्ट 500 मीटर
एपर्चर स्फेरल टेलीस्कोप। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और ये बहुत ही इस पे महत्वपूर्ण मुद्दों या ये कह सकते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा हर दृष्टिकोण से, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप का परिचालन, मतलब कि जो ये है, ये सबसे किसका नाम है, ये विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, उसका नाम है। और यह स्थित है गुइंगझोउ प्रांत, जो चीन में है। ठीक, यह 500 मीटर के व्यास में स्थापित किया गया है। तो फास्ट क्या है, तो यह जो टेलीस्कोप है और कहाँ पे है, चीन में और गुइंगझोउ प्रांत में है, और यह सबसे बड़ा है। तो जैसे कि आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि फास्ट जैसे पूछ दे, एक शब्द में शॉर्ट में पूछ दिया, तो इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो में हम करेंगे जैसे इकोनॉमी होगा या फिर आईआर होगा या फिर इन्वायरमेंट, इसमें से कोई भी लाएंगे, और वो भी 3 महीने के लिए लाएंगे, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना। और ये भी मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कृपया कमेंट कीजिए, कुछ भी हो, या फिर इसमें कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसको भी आप लोग कहिए, कि ताकि हम इसमें सुधार करें, और अच्छा से अच्छा, मतलब कि आप लोग को जैसे सुधार करते हुए अच्छा से अच्छा जानकारी उपलब्ध कराएं, और सब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोग कमेंट कीजिए, और मतलब कि अगर हो सके तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी है तो कृपया ज़रूर इसे बताइए। इसे मैं मतलब कि अच्छा रहेगा मेरे लिए, और सुनना पसंद करूँगी। तो आज के थैंक यू फॉर डिस्कशन, थैंक यू सो मच।